आपको जैसे कि पता होगा जो पिछले साल का मेंस था यानी कि 20 मेंस, वो 2 शिफ्ट्स में कराया गया था। एक 29 जनवरी और एक 3 फ़ेब इसी साल, कुछ टाइम पहले। दोनों में 100-100 क्वेश्चन्स मैथ्स के आए थे, तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चन्स हुए कुल। तो इन 200 क्वेश्चन्स में मैंने सोचा क्योंकि अब मेंस 21 आ रहा है, तो जो सबसे बढ़िया 25 क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आप अटकें या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे मोर देन रिक्वायर्ड। वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़रूरी है आपके इस बार के मेंस के लिए क्योंकि ये लेटेस्ट मेंस के पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको मेरा बहुत नमस्कार और बड़ा स्वागत आप सबका। क्वेश्चन नंबर 1 ज्योमेट्री से ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा सीजीएल में। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओ कोई पॉइंट है इंटीरियर में ट्रायंगल के अंदर, इस तरीके से मान लेते हैं, और तीनों को इस तरीके से जॉइन कर दिया है। आपको ओ ए की वैल्यू दी हुई है 12, ओ सी की वैल्यू दी हुई है 9 और आपको ओ बी की वैल्यू पूछ रहा है। दो हिंट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। एक तो ये सेंट्रल एंगल्स जो हैं ये सारे इक्वल हैं आपस में। तो अगर ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट हैं, तो सारे एंगल्स मिला के 360 होंगे और अगर तीनों इक्वल हैं तो 120 डिग्री बनेगा एक एंगल। एक तो ये बात हमें पता चली। दूसरी बात, हमें ए बी सी की वैल्यू दी हुई है 60। ठीक है, केवल डायग्राम एनालिसिस करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ए बी ओ है, ध्यान से देखिएगा, ए बी ओ और ओ बी सी, इन दोनों को मिला के एंगल बी बन रहा है। इसमें से किसी भी एक एंगल को अगर आपने एक्स ले लिया तो दूसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स। ठीक है, अभी ट्राइंगल बी ओ सी में ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल बी ओ सी में इसमें एक एंगल आपका क्या हो गया, 60 माइनस एक्स। एंगल ओ कितना हो गया, 120। तो जब आप सम ऑफ एंगल्स लगाएंगे तो अगेन ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, एक्स। और यही चीज जब आप ट्राइंगल ए ओ बी में करेंगे तो आपको ये एक एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल आ जाएगा 60 माइनस एक्स। और जब सारे एंगल्स इक्वल हैं दो ट्राइंगल्स के तो हम कह सकते हैं वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, यानी कि ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल बी ओ सी के। बस इतना सा आपको करना था, बट ये फर्स्ट स्टेप काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। बट अगर अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बराबरी करेंगे, तीनों साइड्स के प्रपोर्शन को मैं एक बार लिख देता हूँ। मेरी आदत यही है कि मैं पहले लिख लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि कौन से दो प्रपोर्शन मेरे काम के आने वाले। तो ए बी और बी सी यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो ये मेरे कोई काम का नहीं है। ओ बी मुझे फाइंड करना है, ये बी ओ बी ही है, और ए ओ सी मुझे दिया हुआ है। तो यहाँ से ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 9 यानी कि 108। और इसका रूट अगर मैं ले लूँगा तो मुझे ओ बी मिल जाएगा जो कि होता है 12 इंटू 9, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 इंटू 3। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 6 रूट। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों चैनल से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अभी मैंने एक मैथ स्टडी ग्रुप भी शुरू किया है जिसपे मैं डेली जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे या नए क्वेश्चंस हैं उनके स्क्रीनशॉट डालता हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अभी क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, टीयर 1 का एग्ज़ाम भी दिसंबर में होगा, तो ये 4-5 महीने में आपको इस तरीके के क्वेश्चन से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मेरा अलग टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं इस तरीके का कंटेंट भी रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। जैसे कि वहाँ पे आपको परसेंटेज के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइलेशन मिल जाएंगे। तो जो भी मुझसे बन पाता है मैं वो सारे कंटेंट उस पर कोशिश करता हूँ अपलोड करने की। एबीसी एक ट्रायंगल है, एम मिड पॉइंट है ए बी का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे इस पूरे 25 क्वेश्चंस में, या ज्योमेट्री के कह लें जितने क्वेश्चंस आए थे मेंस में, दोनों शिफ्ट मिला के 25 क्वेश्चन आए थे, मुझे ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा। एन एक पॉइंट है इंटीरियर में कहीं, और हमें बोला जा रहा है सी एन जो है
वो परपेंडिकुलर है एक तो एन बी के, इस तरीके से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये सी एन एंगल बाइसेक्टर भी है। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कंस्ट्रक्शन से भागिए मत। मैं इसे बी एन को, आपको एम एन की लेंथ बतानी है, ये एम एन की, और ये एम एन सी ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, एम एन अलग है, हमें कहीं भी नहीं गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन में, नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। आपको गिवन है बी सी की लेंथ 10 और ए सी की लेंथ 15। यहाँ से मैं बी एन को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा ए सी तक, इस पॉइंट को लिख देता हूँ पी। अब ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल बी सी पी पे बड़ा ही प्यारा सा और सिंपल सा रूल यहाँ पे लगेगा। अगर आप ध्यान दें तो सी एन इस ट्रायंगल के लिए एक तो परपेंडिकुलर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है, और ये केवल किस केस में हो सकता है, मिनिमम टू मिनिमम आपका ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस तो होगा ही, क्योंकि आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में ही ये होता है कि जो परपेंडिकुलर है वही एंगल बाइसेक्टर हो जाए। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये थर्ड साइड पे जहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रही है उसे बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि एक तरीके से ये एन भी मिड पॉइंट हो गया बीपी का, एन भी मिड पॉइंट है बीपी का और एम भी मिड पॉइंट है। ठीक है, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो अगर बी सी 10 है तो ये मेरा सी पी कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ए पी बचा हुआ कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में ध्यान दीजिएगा, आपके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं एम और एन, और आप थेल्स थ्योरम से रूबरू जरूर हुए होंगे अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो थेल्स थ्योरम कहता है अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और उससे आधा होगा, यानी कि 5 का आधा होगा एम एन, और आंसर आ जाएगा 2.5। थर्ड क्वेश्चन आपका स्क्वायर पे बेस्ड है, इसमें ट्रायंगल्स की भी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, और अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, तो इसे ध्यान से देखिएगा कैसे इसे आप जल्दी कर सकते हैं। दो डायगोनल्स हैं, दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से जो सी ए बी एंगल का बाइसेक्टर है वो ओ बी को एफ पे काट रहा है और बी सी को जी पे काट रहा है। आपको ओ एफ इस टू सी जी का रेशियो बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको स्क्वायर की साइड्स नहीं पता है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, आप चाहे तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आप एक्स एज्यूम करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, अगर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, पहले ट्राइंगल ए ओ बी में लगाते हैं, ए ओ बी में क्या हो जाएगा, जो ये थर्ड साइड को जाके जहाँ पे काटता है एंगल बाइसेक्टर, वो जिस रेशियो में वो साइड बढ़ती है वो हो जाता है आपकी अगल बगल वाली साइड्स का रेशियो उस एंगल के। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी आई थिंक। ओ एफ और बी एफ हो गया, और ए ओ अगर मैंने 100 मान लिया है साइड को, तो डायगोनल कितना होता है, √2 ऑफ साइड, यानी कि 100√2, और डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के, तो ए ओ कितना हो जाएगा 50√। ये वैल्यूज हमें यहाँ पे रखनी है, 50√2 बाई ए बी है 100, ये रेशियो आ गया √2/2 यानी कि 1/√2। तो मैं मान सकता हूँ ओ एफ जो मेरा है ये x है और बी एफ है √2x। मेरे काम की चीज है ओ एफ अपॉन ओ बी, क्योंकि ओ बी मुझे पता है ओ बी भी ओ ए के बराबर होगी 50√2। ओ एफ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे √2 + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। और ओ बी की लेंथ क्या है, ओ बी की लेंथ है 50√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 50√2 अपॉन √2 + 1। ओ एफ की वैल्यू आपको मिल गई है। इसी तरीके से सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल ए सी बी में, अगेन एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज जब लगाएंगे तो सी जी अपॉन बी जी ए सी अपॉन ए बी के बराबर हो जाए। ए सी है 100√2, ए बी है 100, इस बार रेशियो आपका आया है √2/1, यानी कि सी जी है √2y मान लेते हैं और बी जी को मान लेते हैं y।
अगेन आपको सेम चीज़ें करनी है। मैं यहाँ पे ऊपर एक बार फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। सी जी अपॉन बी सी का रेशियो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हो जाएगा √2y अपॉन √2+1 y कॉमन, और यहाँ से मैं बी सी को उधर भेजूंगा तो सी जी की लेंथ आ जाएगी मुझे, बी सी की लेंथ है 100, तो ये आ जाएगा 100√2 अपॉन √2। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना था। इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं सारी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल 50:100 बचेगा, यानी कि 1:2। ये हमारा आंसर होगा। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसको करने का और दूसरा कोई तरीका है नहीं। अभी तक तो कोई ऐसी थ्योरी आई नहीं है, और इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री के तो 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के जो मुझे लगे, उन 25 में से वो मैंने डाल दिए। अब अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि मुझे सही में वाक़ई में बहुत अच्छे लगे। अलजेब्रा के जो क्वेश्चन्स आए थे पिछली बार, उसमें रैशनलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा है और कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन ये मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है, इसको मैं अगर डिनोमिनेटर हटाना चाहूँ, इस तरीके से पहली इक्वेशन को लिख सकता हूँ, 8 को भी इधर ले आता हूँ, और दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y + 10 = 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे दोनों ग्राफ्स, ठीक है? दोनों इक्वेशन की लाइन्स इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है अगर आपके पास दोनों इक्वेशन है, बट वो आपको अप्लाई नहीं करना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। क्योंकि अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ नहीं। यहाँ पे हम अपने स्कूल मेथड से ही सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। ये आ जाएगा -17y -68 = 0, -71 = 68, y = -4 आएगा। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए दोनों में से। फर्स्ट में आप डालेंगे तो आपको मिलेगा 12x -4 -8 = 0, और x की वैल्यू आ जाएगी 1। y -4 आया है, x 1 आया है। आपको ऑप्शंस में ही देख लेना है कौन से ऑप्शन में मुझे ये वैल्यू दोनों रख के सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यानी कि राइट हैंड साइड भी 0 आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ जाए। तो जब आप ऑप्शन सी पे करेंगे, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ ताकि हम लोग का कम से कम टाइम वेस्ट हो। जब आप ऑप्शन सी पुट करेंगे तो आप पाएंगे ये आ गया 3 × 1 ऑफ -4 -7 = 0। ये आ जाएगा 7 -7 = 0, और ये आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। विदिन 30 सेकेंड्स आपका सॉल्व हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था जो आए हैं अलजेब्रा में, और काफ़ी अच्छे लेवल के रैशनलाइजेशन आए। इतने अच्छे लेवल के अभी तक तो किसी भी सीजीएल में नहीं पूछे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा हो, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा-बड़ा इसीलिए लिख दिया है कि आपको यूट्यूब के माध्यम पे दिखे अच्छे से। अब यहाँ पे आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है। इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है। तो ये डिनोमिनेटर पूरा रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। इसे रैशनलाइज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रूट लगा है, रूट के ऊपर रूट, तो ये आपको सबसे पहले हटाना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करने के लिए आप कभी भी अगर देखिए कि मेरा रूट के अंदर रूट है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए। तो मैं एक बार केवल इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, किनारे 3 + √5 है। इसी के अंदर मैं 2/2 कर देता हूँ, तो बात वहीं रहेगी। तो ये आपका बन जाएगा 6 + 2√5, और जब आपको रूट के बगल 2 मिल जा रहा है या इवन नंबर मिल जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, इस पे फोकस करना है आपको। यहाँ पे लिखा है 2 × √5 × 1, ठीक है? तो ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। जब आप ए और बी लगाएंगे तो यहाँ पे a + b² की इक्वेशन बन जाएगी, √5² + 1² + 2 × √5 × 1, a² + b² + 2ab, ये आपकी इक्वेशन बनी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √5 + 1² 1/2, और
और ये पूरा रूट में रहेगा और इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा। ऊपर से रूट हट गया और अभी केवल नीचे √2 बचा। ठीक है, तो हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे डालेंगे और सॉल्व करेंगे। यही मेन पार्ट था इस क्वेश्चन का। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस √5 माइनस 1, यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया 7 माइनस √5 और न्यूमरेटर में √2 ऊपर चला जाएगा तो 22 2 ज़ा 44। अब हम रैशनलाइज करेंगे जो मेथड हम लोग को पता है से, नॉर्मल मेथड से, और ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 44 इंटू 7 प्लस √5 अपॉन ये आ जाएगा 49 माइनस 5 यानी कि 44 अगेन। ये कट जाएगा। अभी इससे आपको इक्वेट करना है तो आपको a मिलेगा 7 और b मिलेगा 1। आपको ए बी यानी कि ए बी क्या हो जाएगा 7, ये दो ही ऑप्शन में है, और a प्लस बी ये हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यह वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है वैसे तो, बट जिन्होंने नहीं ट्राई आउट किया है उनके लिए है ये क्वेश्चन। जब भी आपको इस तरीके की पावर दिखे अजीब सी, ठीक है, जनरली हम लोग को क्या मिलता है, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, बट यहाँ पे हमको क्या मिला है, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देखें तो हमें ये पावर का कुछ गैप मिल रहा है और जो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे देखना है दोनों के बीच कितना गैप है। दोनों के बीच गैप है कितने का, 2 का, तो उससे एक कम आपको कॉमन लेना है और ये फिर आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस चीज़ में। अलजेब्रा में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़रूरी है कि पहले जो गिवन है उससे ज़्यादा जो आपको निकालना है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। नीचे भी मैं x को कॉमन लूँगा क्योंकि यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे x स्क्वायर है और इसके नीचे 1 है, यानी कि x की पावर 0 इसे मैं बोल सकता हूँ। दोनों में 2 का गैप है। अगेन आपका बन जाएगा ये इस तरीके से इक्वेशन। अभी आपके लिए ईजी हो गया। ये जो गिवन है इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है, x कॉमन लेना है तो आपको मिल जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और नीचे वाले में तो आपको डायरेक्टली फिल इन कर देना है ये, और ऊपर वाले में क्यूब वाला आपको लगाना है जो कि होता है k क्यूब माइनस 3k। k मतलब कि 3, जो आपको x प्लस 1x मिला। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 27 माइनस 9 18, 18 अपॉन 3 प्लस 5 8, ये वैल्यू आ जाएगी 9/4। क्वेश्चन 7 अगेन रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। इसको आप देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, ऊपर नीचे दोनों रैशनलाइजेशन होता है और थोड़ा सा टफ है इस बार, पिछले क्वेश्चन से भी ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल है। अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, 2 से पहले तो मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, तो ये मैंने बना लिया ऊपर भी और इस तरीके से मैंने बना लिया नीचे भी। पहले मैं नीचे वाला कर लेता हूँ क्योंकि ये इजी है और फिर चलेंगे ऊपर वाले पे। यहाँ पे आपको इस टर्म को मैंने बताया था ध्यान रखना है, तो ये 2 इंटू ए बी फॉर्म में होगा, 2 इंटू 7√3 में लिख सकता हूँ। अब आपको ए और बी इस तरीके से पिक करना है कि आपके दोनों को स्क्वायर करें और सम करें तो ये बन जाए। तो मैं 7 और 3√3 को अगर ए और बी मान लूँ तो 7 स्क्वायर 49 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ये मेरा 52 बन रहा है, यानी कि नीचे वाला मुझे क्या मिल जाएगा डायरेक्टली 7 प्लस √3, और स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही ऊपर वाला जब करेंगे तो ऊपर 10√3 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5√3। अगेन मुझे इन दोनों में ए बी का बनाना है कॉम्बिनेशन। इस बार अगर आप देखेंगे, मैं अगर 5 और √3 ले लेता हूँ और इन दोनों के स्क्वायर को सम कर दूं तो मुझे मिलना कितना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 76, बट यहाँ पे मुझे मिल कितना रहा है, 28 ही मिल रहा है, यानी कि कुछ गलत मैंने एज्यूम किया है, कुछ गलत मैंने एज्यूम किया है, यानी कि अब यहाँ पे और कोई तो ऑप्शन भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 5√3 को आप ए ले लीजिए और दूसरा 1 ले सकते हैं आप। जब आप ये लेंगे तो ये बन जाएगा 75, ये आ जाएगा 1, आपको मिल जाएगा 76, यानी कि ऊपर की साइड मेरा क्या है 5√3 प्लस 1, -1 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना था, बट क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किया है, तरीके से हुआ होगा ना।
तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, जब दोनों पे करते हैं, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रैशनलाइजेशन करेंगे। 2020 मेंस के क्वेश्चन मुझे बड़े पसंद आए थे, खासकर 3 फेब का जो शिफ्ट था, उसे आप ज़रूर उसका मॉक टेस्ट दीजिएगा। और ये सीरीज लगाने के बाद 25 क्वेश्चनों की आपके मॉक टेस्ट में पक्का अच्छे नंबर आने तय हैं। -15 -7 प्लस √3 अपॉन 49 -3, ये आ जाएगा 46। इसको मैं लिख सकता हूँ 36 √3 -22, इधर लिख दे रहा हूँ मैं 36 √3 -22 अपॉन 46। दो कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18 √3 -11 अपॉन। अब आप ध्यान से देखें तो आपको इसी फॉर्म में ये इक्वेशन मिल रही है। ए क्या आ जाएगा -11 और बी आ जाएगा 18। यहाँ से इसमें आप डालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18 + 11 29। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपने ये इक्वेशन अगर नहीं पढ़ी है तो ये होती है x² - xy + y²। ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें पावर कम ज़्यादा भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट जो क्वेश्चन ये है, इसमें मुझे ये पार्ट गिवन है ऑलरेडी और ये पार्ट भी गिवन है, तो यहाँ से पहले तो मुझे ये पार्ट निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू है 17 1/16, तो ये कितना होगा, 17 स्क्वायर होता है 289 -17 272 + 1 273, 273/16 है ये। और इसका इन्वर्स इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 21/4 है, तो ये 4/21 हो जाएगा। और ये दिख रहा है मुझे 210 + 63 लिखा है, यानी कि 13 टाइम्स जाएगा, ये आ गया आपका 13/4। अब आपको क्या मिल गया है, x² + xy + y² = 13/4, x² - xy + y² = 21, 21/4। यहाँ से आपको एक बार ये हटाना है, एक बार माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे तो ये स्क्वायर वाले टर्म्स हटेंगे और मेरे पास बचेगा 2xy = -8/4, यानी कि xy = -1। और जब एक बार हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ x² + y² = 34/4, और यहाँ से x² + y² मुझे मिल जाएगा 17/4। आपको x - y की वैल्यू निकालनी है, तो आप x - y का होल स्क्वायर कीजिए। सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 17/4 + 2, इसे करेंगे तो आपको मिलेगा 25/4, और इसका रूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x - y, जो कि हो जाएगा 5/2। अलजेब्रा के पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। अब चलते हैं मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन में भी अच्छी खासी कैलकुलेशंस आपसे पूछी गई हैं। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपको एक पिरामिड दिया है जिसका बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका सेंटर कहाँ पे गिर रहा है। तो ट्रायंगुलर बेस में सेंटर कहाँ गिरता है या हाइट कहाँ फॉल होती है, सेंट्रॉइड पे ट्रायंगल के। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो थोड़ा आसान है यहाँ पे निकालना हमें सारी चीज़ें। ये 20 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ये 20 है, हमको एज दे रखा है 30, ठीक है, ऊपर के स्लैंट एज हमें सब 30 दे रखे हैं, ये सब 30 हो गए। अब जो हमें काम की चीज़ है वो क्या रहता है, मुझे इस टाइप का एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, जिसमें एक पार्ट मेरा हाइट है परपेंडिकुलर, एक ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, आपको दिख रहा है ये स्लैंट हाइट बनाया है मैंने, ये मेरा एल हो जाता है, यहाँ पे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बने। और ये थर्ड पार्ट मेरा बच रहा है, ये थर्ड पार्ट क्या होगा, मीडियन है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो मीडियन क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड के बराबर, यानी कि √3/2 × 20, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10√3। और ये 2:1 में सेंट्रॉइड बांटता है, तो ये छोटा वाला पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, × 1/3, यानी कि 10/√3। तो ये वाला पार्ट हो गया 10/√3,
स्लैंट हाइट भी नहीं है मेरे पास स्लैंट एज है, तो पहले स्लैंट एज निकालना पड़ेगा। अगर मैंने इस तरीके से एक लैटरल पार्ट वाला ट्रायंगल बनाया, ये मेरा स्लैंट हाइट हो जाएगा एल, और ये स्लैंट एज है जो 30 गिवन है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो इस वजह से ये आधा आधा बाइसेक्ट करता है। और ये तीसरी साइड क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर बेस का साइड है, तो ये 10 हो जाएगी, 20 का आधा हो जाएगा। अब इसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो एल स्क्वायर बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, 900 माइनस 100, दोनों का स्क्वायर का माइनस 800। ठीक है, इसको रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एल स्क्वायर का ही काम है। अभी इसमें पाइथागोरस अगेन लगाएंगे, तो एच मुझे निकालना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 10/√3 का स्क्वायर, यानी कि 800 माइनस 100/3, ये वैल्यू आ जाएगी 2300/3। और इसका आपको रूट लेना है, तो 10 बाहर निकल आएगा, बाकी चीज़ें अंदर रहेंगी, और ये आपका आंसर। यह वाला क्वेश्चन भी काफ़ी कैलकुलेटिव है। आपको दिया हुआ है 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया एक क्यूबॉइड के, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको बेसिकली एल बी की वैल्यू, पी एच की वैल्यू और एल एच की वैल्यू दी हुई। और जब हम लोग को वॉल्यूम से कुछ चाहिए होता है इससे साथ, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल बी एच का होल स्क्वायर, और ये क्या है, ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, यानी कि इस वैल्यू का 216 इंटू 96 इंटू 144 का हम लोग रूट ले लें अगर मल्टीप्लाई करके, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगी। पहले तो वॉल्यूम देख लेते हैं, उसके बाद आगे का पार्ट करेंगे। इस तरीके से आपको पेयर्स बनाने हैं। 2 6 बाहर निकले, ये 16 है तो 4 बाहर निकलेगा, 6 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 12, ये आपकी वॉल्यूम आ गई। अब इस क्यूबॉइड को क्या किया जा रहा है, 8 क्यूब्स में जो सेम साइज के हैं उसमें बांटा जा रहा है। सॉरी, जहां से मुझे हर एक क्यूब की वॉल्यूम मिल गई, 8 क्यूब की, एक एक क्यूब की। आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है 3 सच क्यूब्स के। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a², मैं इधर लिख देता हूँ, और आपको बेसिकली 12a² की वैल्यू निकालनी। यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि मेरा ए क्या है, ए क्यूब की वैल्यू आ गई 216, ए की वैल्यू आ जाएगी 6, इसमें डालेंगे तो आपको मिलेगा 36 इंटू 12, यानी कि 360 प्लस 72, 432। अब मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये सारे जो भी मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ और जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है, या आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं हेल्प करे, मैं इतना चाहता हूँ। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट करके भी मुझे बताएं। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। एक डीलर है जो 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, और उसे प्रॉफिट भी मिल रहा है 20%। जभी भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, आप CP/SP का रेशियो बना सकते हैं। कैसे, CP के सामने लिखिए 100, और SP के सामने लिखिए 100 प्लस प्रॉफिट, या 100 माइनस लॉस, तो आपको रेशियो क्या मिल गया, 100/120, यानी कि 5/6। एक तो आपको ये रेशियो मिला। दूसरी चीज, डिस्काउंट की अगर बात करें, मान लेते हैं वो आइटम 1000 रुपए का था मार्क प्राइस, उसमें से मुझे 20% पहले डिस्काउंट मिला, तो ये हो गया 800 रुपयों का। और उसके बाद भी वो बोल रहा है कि फर्दर, यानी कि उसके बाद 8 आर्टिकल के रेट पे उसे 6 आर्टिकल मिल गए, यानी कि 8 आर्टिकल का प्राइस कितना होता, 6400। बट मुझे चार्ज कितना किया गया, 6 आर्टिकल के प्राइस का, यानी कि 4800। अब मुझे 8 आर्टिकल 4800 रुपए के मिले हैं अगर, तो मुझे बताइए ये आठों का एक का प्राइस मुझे कितने का पड़ा, 600 रुपए का। तो फाइनली जो आइटम 1000 रुपए मार्क प्राइस था, वो मुझे एंड में कितने का पड़ा, 600 रुपए का। यानी कि नेट डिस्काउंट यहाँ पे कितना हुआ, 40% का, 40% का। आपको ये बताना है ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा उसने मार्क प्राइस रख रखा है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मैं एज्यूम कर लूँगा। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया, अगर मार्क प्राइस 1000 है और सेलिंग प्राइस 600 है, इस रेशियो में मैं डालूंगा, तो CP/SP इज इक्वल टू 5/6 है,
और मुझे सेलिंग प्राइस पता है, तो यहाँ से CP मिल जाएगा 5/6 इंटू 600 यानी कि 500। अगर CP 500 है और मार्क प्राइस 1000 है यानी कि 500 रुपये बढ़ा के उसने मार्क किया हुआ है, यानी कि 100% की वृद्धि करके उसने मार्क प्राइस रखी है। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था ये, और इसको समझने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा घोल के पी जाना है। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए उसके क्वेश्चंस भी। अर्थमेटिक पे मैं मानता हूँ सबसे अच्छे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ही आते हैं CGL में। एक आर्टिकल है जो सर्टेन प्राइस पे बिका जा रहा है, और अगर उसे 1/3 दाम पे बेच दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा, 3 के मल्टीपल में ही एज्यूम कर लेता हूँ, 300 एज्यूम कर लेता हूँ, यानी कि ये आर्टिकल मेरा 100 रुपए में अगर बिके तो लॉस हो रहा है कितने का, 33 1/3%। अगेन आपको लॉस पता है तो CP/SP रेशियो आप बना सकते हैं 100, और नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस 33 1/3। इसे मैं लिख सकता हूँ 100/100 माइनस 100/3, और यहाँ से आपको रेशियो क्या मिल जाएगा 3/2। और आपको SP जब पता है तो यहाँ से CP पता चल जाएगा, CP/100 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से CP क्या आ गया, मैं ऐसी मेथड बता रहा हूँ जो हो सकता हो क्विकेस्ट ना हो, बट कारगर जरूर है, क्विकर मेथड है, और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस मेथड से। बहुत लोग बहुत से ट्रिक बताते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, बट मुझे ऐसी मेथड्स पसंद है जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, और थोड़ा सा जनरल मेथड से आपका आंसर जल्दी भी आ जाए। तो CP 150 है, अर्लियर SP 300 थी, आपको बोल रहा है 80% इसी के दाम पे अगर बेचा जाए, तो इसका 80% भाव कितना हो जाएगा। अभी फ्रैक्शन आपको तुरंत रटा होना चाहिए, 80% मतलब 4/5, 240। 240 में बेच रहा है, 150 का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि फायदा कितने का हुआ, 90 रुपए का, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा 60%। आधे क्वेश्चन लगभग हमारे खत्म हो गए, आगे भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, एंड पार्टनरशिप के भी शायद क्वेश्चन है, DI का भी एक क्वेश्चन है, तो देखिएगा एंड तक, आपको सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक आर्टिकल है जो 716 रुपए का बेचा जा रहा है 10.5% डिस्काउंट के। अब मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए डालना था क्योंकि इसकी बहुत सिंपल सी मेथड है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि कितना डिस्काउंट मिला, अगर आपको सेलिंग प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस दी है यानी कि आपको ये देखना है कि डिस्काउंट के बाद कितने परसेंट पे वो बिका। तो अगर मैं 100 में से 10 10.5 माइनस करूं, तो बेसिकली मार्क प्राइस के 89.5% की वैल्यू है 716, और आपको बतानी है 93.5% की वैल्यू। यही तो पूछ रहा है, तो मुझे 10.5 और 6.5 का काम नहीं है, मुझे इन दोनों का काम है। सिंपली आपको क्या करना है, 716 वैल्यू किसकी है, 89.5 की, तो उसके नीचे लिखिए, और आपको चाहिए 93.5 की वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से हम 5 से पहले काट लेते हैं और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा 179, और ये वैल्यू आ जाएगी 17। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है 180 इंटू 4 720 होता है, एक कम है, यहाँ पे भी 4 कम है, ये 4 टाइम्स जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28 होता है, लास्ट डिजिट से ही आपका ये वाला आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस है 140। इजी सा क्वेश्चन है ये, रिलेटिव स्पीड पे या रिलेटिव मोशन पे पूरा बेस्ड है ये क्वेश्चन। एक एक्स कार है, एक वाई कार है, दोनों स्टार्ट करती हैं, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चली, ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 140 ही है, बट स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, माइनस होती है। तो इस केस में ये 7 घंटे में मिल रहे हैं, तो टाइम इंटू स्पीड, स्पीड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगी, और किसकी स्पीड ज़्यादा है, वाई की स्पीड ज़्यादा है, मुझे बोला जा रहा है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है कि वाई की स्पीड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वाई माइनस एक्स, 140 आ गया। अभी सेकेंड इक्वेशन में देखिए, ए और बी सेम पॉइंट है, बट कहा जा रहा है कि एक्स और वाई इस बार एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो उस केस में स्पीड प्लस हो जाती है, और डिस्टेंस हमेशा आपका उन दोनों के बीच की इनिशियल दूरी ही रहेगा। तो इस बार की आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टाइम कितना है, 1 घंटा दिया हुआ है, स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 140। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। y माइनस एक्स तो 20 है, और y प्लस एक्स
का 140 है। आपको y निकालना है तो प्लस कर दीजिए, 2y इज इक्वल टू 160 है। y की वैल्यू आ जाएगी 80। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा अपने एंड से चीज़ों को। x और y दो लोग हैं जिन्होंने दोनों ने ही 90-90 किलोमीटर चला। स्पीड ऑफ y ग्रेटर देन x है। दोनों की सम है स्पीड का 100 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटे, और दोनों को जो टाइम लगा वो आपको कंबाइंड दिया है 3 घंटे 45 मिनट, यानी कि 3 45/60। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 3/4, और ये हो जाएगा 15/4। टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 15/4 दिया है। पहले वाले का टाइम क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर अपॉन x प्लस 90 किलोमीटर अपॉन y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों टाइम को आपने ऐड कर दिया तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करने जाएंगे, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने एक इक्वेशन ये बना दी कि y इज इक्वल टू 100 - x, और यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, सब कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा और फिर करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, करना बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये ना करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। तो ये हो जाएगा 15 से अगर करें 6/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/4, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। 6 को उधर भेज देता हूँ नीचे, 124, और यहाँ से मैं सब्सटीट्यूट करूँगा x प्लस वाई की वैल्यू। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 2400, और x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 100। यहाँ से क्लियर है, आपको दिख ही रहा है। इसको आपको तोड़ना है अलग फैक्टर्स में। 60 × 40 में जैसे ही आप तोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और दोनों की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। बट आपको x और y की स्पीड बतानी है। x की स्पीड कम है तो रेशियो होगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 16 DI का क्वेश्चन है। इसमें पाई चार्ट दिए हैं जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं अगर डेटा की बात करें तो, क्योंकि पाई चार्ट पे थोड़ा सा टाइम लगता है और टेबल वगैरह इजी होती हैं, लाइन ग्राफ इजी होते हैं। यहाँ पे आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, जो बच्चों ने एग्जाम दिया, अपीयर हुए जो, वो डिग्री में दे रखा है, और जो बच्चे पास किए उनको परसेंटेज में दे रखा है। अगर आपको ये नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, अभी मैं सॉल्व करते करते आपको बता दूंगा। आपसे पूछ रहा है कि जो बच्चे बी इंस्टीट्यूट से अपीयर हुए, यानी कि इस वाले ग्राफ में आपको ये बी वाला देखना है, ये देखना है, ये कितना है, 112 डिग्री है। तो बी और टोटल स्टूडेंट कितने, 1800। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, 112/360 इंटू 1800, 36×5 = 180 होता है। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 560। और सेकंड आपको क्या पूछ रहा है, स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम ए एंड सी, यानी कि ए और सी को मिला के जो बच्चे पास हुए, दोनों के परसेंटेज जोड़ दीजिए। ये है 22% और सी का है 18%। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन, अब परसेंट है तो नीचे 100 आएगा, इंटू 1200 टोटल बच्चे हैं। ठीक है, ये सारी चीज ध्यान दीजिएगा। ये आ गया 480। आपको ये बताना है कि ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं, ये ए है और ये बी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए माइनस बी अपॉन ए बी इंटू 100, क्योंकि आपसे पूछ रहा है इससे कितना ज्यादा है, तो ये नीचे आएगा, बी नीचे आएगा। ठीक है, तो 80/480 इंटू 100, ये आ जाएगा 100/6। इसे आप लिख सकते हैं 16/2/3। कुछ आंसर 1। इसमें देखिए दोनों ऑप्शन आपको दिए हैं, अगर नीचे आपने ए ले लेता तो फिर आपको ये टिक करना पड़ता। कि वापस येलो पे आ जाते हैं, येलो थोड़ा ब्राइट था। ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, रेशियो का क्वेश्चन है, बट दिखने में आपको जितना इजी लगेगा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट लेंदी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ये। इसमें आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी चारों के बीच 46,800 बचा, और ए प्लस डी को अगर जोड़ दिया जाए और बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया जाए तो ये रेशियो बनेगा 8/5 का, यानी कि ए प्लस डी मिला के मैं मान सकता हूँ 8x है और ये 5x है। तो अगर मुझे ए प्लस डी का जानना हो केवल कितना है टोटल में से, तो 8/8 + 5 13 इंटू 46,800 करूँगा मैं। ए प्लस डी यहाँ से मुझे मिल गया 3600, ये हो जाएगा 008
28,800। इसमें से आप आगे देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि ए को 18,400 मिले हैं, तो मुझे यहाँ से डी का भी अमाउंट मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10,400। ठीक है, अभी यहाँ लिख देता हूँ। ए को हो गया 18,400, बी का भी निकालना है, सी का निकालना है, एंड डी का हो गया 10,400। अब मुझे बी और सी का निकालना है, उसके लिए मुझे बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 5:4। इन दोनों का 5:4 में रेशियो है, तो पहले दोनों का टोटल जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 5/13 इंटू 46,800, या तो आप 46,800 में ये माइनस कर लीजिए, इन 3600 आएगा, ये आ गया 18,000। 18,000 इनके में 5:4 रेशियो में बचा है, यानी कि बी को कितना मिलेगा? 5/9 इंटू 18,000, ये 2,000 आया। बी को मिला यानी कि 10,000, और बचे हुए 8,000 मिल गए सी को। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है और आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो इतना जल्दी मैं कर रहा हूँ और आपको लग रहा होगा ईजी है, बट आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी टफ है। ठीक है, ये सारी बातें आपको कोई टीचर बताएगा नहीं। सब सोचते हैं कि वो चाणक्य हैं अपने में, बट बिना प्रैक्टिस के आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी के बहकावे में ना आया कीजिए, प्रैक्टिस मस्ट है। कोई ट्रिक नाम की चीज़ आपके काम की नहीं आएगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करें। तो आपको डिफरेंस बताना है ए और बी के बीच में पहले तो ये हो गया 8,400, ये हो गया एक्स, और माइनस वाई आपको करना है, जो कि डिफरेंस है किसके बीच में? सी और डी के बीच में। तो ये है 2400। आंसर क्या आ जाएगा? 6,000। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। इनकम का रेशियो आपको A:B का दिया हुआ है 2/3, और ऐसे ही एक्सपेंडिचर का भी दिया हुआ है। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और आपसे सेविंग्स का रेशियो पूछ रहा है। मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, ये वाई है, तो सेविंग्स का रेशियो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y ऑन 3x माइनस 4y। यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको एक चीज गिवन है, 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी। तो बी की इनकम क्या है? 3x, उसका 1/3 क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या है? 3y। यहाँ से मैं x की जगह अगर 3y पुट कर दूं तो मुझे रेशियो आराम से मिल जाएगा। ये हो जाएगा 6y माइनस 3y अपॉन 9y माइनस 4। ये क्या आ गया? 3/5। y कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 मिनट से कम आपको लगेंगे नहीं, काफ़ी कैलकुलेटिव है। इसे ध्यान से देखिएगा, जो भी ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो बता रहा हूँ एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो आपको दिया है पिछले साल का, मान लेते हैं 2021 का रेशियो आपको दिया है। नेक्स्ट ईयर और पिछले ईयर का रेशियो भी आपको दिया है 3:4, यानी कि बढ़ रही है। अगर नेक्स्ट ईयर का रेशियो ज़्यादा है, इस तरीके से करेंगे। इस स्टेप में कंफ्यूज ना होइएगा, देखिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है। इस तरीके से नेक्स्ट ईयर का रेशियो क्या बन जाएगा? 16/3, 18/5। अब मैं मान लेता हूं इसे भी x, इसे भी x, इसे भी x, इसे भी x। आपसे पूछ क्या रहा है? ये जो गिवन है इसको छोड़ दीजिए, आपको बोल रहा है ए की लास्ट ईयर की इनकम और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम, इसका रेशियो आपको बताना है। 4x प्लस 18/5x के रेशियो, यानी कि ये क्या है? 38/5x आपको बताना है। इसके लिए मुझे x निकालना पड़ेगा, ये मुझे दिया हुआ है जिससे मुझे x निकले। माफ कीजिएगा। प्रेजेंट ईयर की इनकम दोनों की दी हुई है, ये वैल्यू आपको दी हुई है 24,12,000। यहाँ से x निकल आएगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 80 प्लस 54, 134x अपॉन 15, 24,12,000। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ये आया 67, और ये हो जाएगा 1206,000। अगेन 67 प्राइम नंबर है, मुझे काटना पड़ेगा, एक बार काटेंगे। लास्ट डिजिट से देखिए 7 8 जा 56, तो यहाँ पे 8 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 18,000 आ गया। तो x की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 18,000 इंटू 15, और मुझे चाहिए क्या? 38/5x की वैल्यू।
दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे, तो आपको 18,000 इंटू 3 इंटू 38 ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको ये लास्ट ऑप्शन जो है अगर आपको दिख रहा हो तो 20,52,000 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, रीजनिंग में भी दे सकते थे ऐसा कुछ। आपको दिया हुआ है कि एक स्कूल में जो एग्जाम हुआ उसमें पास बच्चे जो हुए और जो फेल हुए उसका रेशियो, पास अपॉन फेल का रेशियो दिया है 25/4। आपको बोला जा रहा है अगर एक और बच्चा आ जाता है एग्जाम में और वो पास हो जाता, तो यानी कि मैं इसको 25x और 4x ले लेता हूँ। तो सेकेंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि हमें एक बच्चा और आता एग्जाम देने और वो पास भी हो जाता, तो मैं पास वाले में ऐड करूंगा, और नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स 3 कम है पिछली बार से, तो पिछली बार 4x थे तो इस बार क्या होंगे 4x-3। अब यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जहां पे मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे। ये रेशियो दिया है 22/3, अगर 3 बच्चे फेल हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 बच्चे पास भी होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे कहीं हवा में एवापोरेट तो हो नहीं जाएंगे, है ना। तो अगर ये पास फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये 3 बच्चे पास हो गए सेकेंड सिचुएशन। इस तरीके से जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको x की वैल्यू अब मिल जाएगी 6, और आपसे पूछ क्या रहा है, इनिशियली जो पास और फेल हैं उनके बीच का डिफरेंस बताना है, यानी कि आपको 21x की वैल्यू बतानी है, जो कि हो जाएगा 126, ऑप्शन डी 126। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अलग से भी एक वीडियो में आपको पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है, इसकी पूरी ट्रिक, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने 4-5 मिनट लेके अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताई हैं। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानना चाहते हैं तो ये 2640 है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ये 25 क्वेश्चन की, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन की लिंक डली है, आप वहाँ जाके ज़रूर इसे चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अभी 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के भी हैं और थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 6 सेक थीटा इज इक्वल टू 8 टैन थीटा, सेक थीटा बाई टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ से मैं इसको बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में चेंज करूँगा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस का उल्टा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये सिंपल है, तो ये बेसिकली क्या बना h/b अपॉन p/b इज इक्वल टू 4/3। h/p किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा मुझे मिल गया 4/3, बट मुझे कॉट थीटा भी चाहिए यहाँ पे। कॉट थीटा कैसे निकलेगा, आपको अभी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर, ये थीटा है अगर, तो परपेंडिकुलर 4 है, या हाइपोटेन्यूज 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। आपको बेस निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा 16-9 √7, और यहाँ से आपको कॉट थीटा क्या हो जाएगा √60/3। तो जब इसमें इक्वेशन में डालेंगे तो अभी क्या बन जाएगी इक्वेशन, 4/3 प्लस 7/9 ऑन 4/3 माइनस 7/9। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन बी 19/5। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज से ही सॉल्व करना पसंद करते हैं। इक्वेशन से मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, बट जब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डालेंगे, जो कि ज़्यादातर लोग डालते हैं स्टार्टिंग में, तो आप देखेंगे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो मैच हो रहे होंगे आपस में। तो ये चीज़ से हम लोगों को बचना है, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए अगर 45 डाले तो यहाँ पे 2/√2, तो ये वैल्यू भी √2 आई, और सेक थीटा भी सेक 45 √2 ही होता है, दोनों ही वैल्यू √2 के बराबर है। तो आप ऑप्शन जरूर चेक कर लें अपनी वैल्यूज पुट करने से पहले कि कोई 2 ऑप्शन में सेम वैल्यू तो नहीं आ रही है, या कोई अनडिफाइंड तो नहीं हो जा रहा है।
तो 45 नहीं रख सकते यहाँ, तो मैं 30 रख के देख लेता हूँ। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, जो सामने सामने चीज दिख रही है, जो सिंपल हो सकती है, उसे तो हम बना ही सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, तो बेसिकली ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, यानी कि √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 3। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, यानी कि 2 कॉट थीटा √3 प्लस 1 2 माइनस √3 प्लस 1। अब इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं। चलिए 2/4 ये आ जाएगा, मतलब कि 1/2 इन 1/2, ये 1 प्लस 3 4 आ गया न्यूमरेटर। और ये आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी लगाना है यहाँ आपको, 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ये सॉल्व करना है आपको। ये आ जाएगा 9 माइनस 3 6 माइनस 2 4, यानी कि 1 आपका आंसर है। और 1 कब होगा? जब थीटा 30 डिग्री है हमारा। ऑप्शन ए में केवल ऐसा होगा कि 1 हमारा, ये हमारा सही उत्तर होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही अलग टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था मेंस में, और पहले अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने इसे छोड़ा होगा, बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। आपको दिया है ये चारों नंबर पी क्यू आर एस ऐसे नंबर हैं जिनके खुद के अलावा और 1 के अलावा केवल एक फैक्टर है। यानी कि मान लेते हैं कोई नंबर है 15, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 3 5 15। तो एक ये नंबर खुद और एक ये 1, इसके अलावा कोई एक फैक्टर बस होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर हमें चाहिए। ठीक है, Q और P दोनों डबल डिजिट नंबर्स हैं, और R और S दोनों 1 डिजिट नंबर। तो पहले 1 डिजिट नंबर्स पे जाते हैं, क्योंकि वो 1 से 9 में ही आपके समाप्त है। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल से समझ जाएंगे कि क्या है, क्या ये माजरा। अब आपको समझाने के लिए मैंने सारे नंबर्स लिख दिए हैं। यहाँ ध्यान देंगे भाई, इसका तो 1 ही है, इसका 2 और 1 है, इसका 3 और 1 है। 4 पे जब आप जाएंगे तो इसके क्या है? 1 2 और 4। एग्जैक्टली वही कंडीशन है। यानी कि ये कंडीशन कब हो रही है? ये कंडीशन तभी हो रही है परफेक्ट स्क्वायर पे, और वो भी कुछ कुछ परफेक्ट स्क्वायर पे। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे आपका 9 है। इसके भी अगर आप फैक्टर्स देखेंगे तो 1 3 और 9 है। यह हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली R की वैल्यू आ गई 9, S की वैल्यू आ गई 4। इसी तरीके से P और Q देखेंगे तो P आपका छोटा है। P आप जब 25 की वैल्यू देखेंगे तो 25 के फैक्टर भी 1 5 और 25 है। और Q आपका 49 आएगा, क्योंकि उसके फैक्टर क्या है? 1 7 और 49। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स के ऊपर क्वेश्चन था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा। इस तरीके के क्वेश्चंस को बच्चे जानते होंगे जो मुझसे देखते हैं, उन्हें मैं क्यूट क्वेश्चन कहता हूँ, क्योंकि अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, और अगर आ गया तो फिर 30 सेकेंड्स में ही हो जाएगा। तो आपको बाकी बच्चों के ऊपर काफ़ी अच्छी लीड देते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए मुझे ये बड़े क्यूट लगते हैं। अभी आपको ये सॉल्व करना है। P माइनस क्यू माइनस 1, यानी कि 24 माइनस ओके 24 माइनस 1 माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25 अपॉन R माइनस S 5। तो यह आंसर है -5। आपको ऑप्शन से इक्वेट करना है किसके साथ मैच करेगा। तो जब थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे तो -4 -1, ये आंसर आपका आएगा -5 के बराबर, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन आ गया है। अगेन मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा हम लोगों का भी ध्यान, अच्छा लगता है सारा कंटेंट बनाने में अगर इस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं है, बट थोड़ा बहुत इसमें कैच है, तो मैंने सोचा एक डाल देते हैं। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो पाइप एंड सिस्टम का ही मैंने सोचा डाल दें। अब कुछ चैप्टर्स के मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं डाले क्योंकि उनके क्वेश्चन ईजी आए थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं सारे चैप्टर से फिर से टफ क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इस बार आपके बाकी कुछ चैप्टर से टफ क्वेश्चन आ जाए, तो तैयारी आपको पूरी रखनी है। जो एम्प्टी पाइप है उसको हमेशा आप स्टार बना लिया कीजिए, उससे क्या होगा आपको याद रहेगा। अब हम एलसीएम मेथड लगाएंगे। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 96।
और डिवाइड करेंगे इनके टाइम से, तो हमें इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी पर मिनट। ये 8 यूनिट पर मिनट भरता है, ये 4 यूनिट पर मिनट भर रहा है और ये 3 यूनिट पर मिनट खाली कर रहा है। आपको बोला जा रहा है तीनों ओपन कर दिए जा रहे हैं, यानी कि ए, बी और सी, मगर सी जो है ये 2 मिनट पहले बंद भी कर दिया जा रहा है। मान लेते हैं ए मिनट्स के लिए इन लोगों ने काम किया, तो ए और बी तो सारे टाइम खुले रहे, तो 8 + 4 12 इंटू ए, और ये 3 जो है ये कितने टाइम खुला हुआ, ए से 2 मिनट कम। ये मिला के जो एलसीएम होता है ये हमारा टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे 9A = 90 और ए की वैल्यू आ गई 10 मिनट। तो ये थे हमारे सारे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको स्पेशली किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए, तो मुझे लगेगा अगर मैं तैयार कर सकता हूँ गिवन टाइम में तो मैं ज़रूर आपके लिए लेके हाजिर हूँगा। साथ में मैंने ज्योमेट्री के लिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है मेंस में, उसके मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस का वीडियो एक डाला था। वो टॉप 100 क्वेश्चन पिछले 2017 से लेके अभी तक के 2022 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के या बैंक के, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस, वो सारे क्वेश्चन कंपाइल करके मैंने उस टॉप 100 की वीडियो बनाई है। काफ़ी अच्छी वीडियोस है, उस पर बहुत कम लोगों ने देखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को फ़ायदा हो जो सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, तो वो टॉप 100 आप ज़रूर जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और आपको कुछ ना कुछ उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख के आपको अच्छा लगेगा। उसकी पीडीएफ भी मेरे चैनल पे पड़ी है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप सबके साथ।